होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से उन जनपदों में जहां 10 या 10 से अधिक कोविड केसेस हैं, उन पर एक एक जनपद की समीक्षा करते हुए सख्ती से लागू करने का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने या दुरुपयोग करने पर कार्रवाई सख्ती से की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और किसी भी सूरत में कहीं अव्यवस्था न हो। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू रूप से आपूर्ति हो और वो बाधित भी ना हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है किसी भी रूप में उसके भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं है और जो सप्लाई चेन में लगे हैं ऐसे लोगों की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों की, संस्थाओं की, कम्युनिटी किचन चलाने वालों की भी जांच और भोजन की जांच के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुनः इस बात पर बल दिया कि टेस्टिंग लैब की क्षमता को और बढ़ाया जाए और आपको मालूम है टेस्टिंग की क्षमता काफी अधिक बढ़ गई है और कल ही अलीगढ़ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में और भी स्थानों पर कोविड फंड की कमेटी ने स्वीकृति जो है जारी की है, जिससे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मंडलीय चिकित्सालयों में भी और शेष जगहों पर भी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस कार्य को और तेजी से करने और मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग भी करने का निर्देश दिया गया और जो ऑलरेडी चल रहे हैं लैब्स, उनके सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुझे बताकर ये खुशी है कि प्रदेश में 10 जनपद कोरोना मुक्त अब हो गए हैं। जो पहला जनपद पीलीभीत से कार्य शुरू हुआ था, महाराजगंज, हाथरस, इस तरह से करते हुए 10 जनपद अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये विवरण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रखेंगे और पहले से ही 22 जनपद लगभग कोरोना से मुक्त रहे। ऐसे में 32 जनपद प्रदेश के कोरोना मुक्त हैं। इस पर भी आज बैठक में चर्चा की गई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि ऐसे मुक्त जनपदों में भी पूरी सतर्कता बरती जाए और सभी सावधानियां बरती जाए और किसी भी दिशा में सुरक्षा चक्र में कोई छूट ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेंडिंग सैंपल्स के तुरंत जांच कराए जाने और संक्रमण के मानक के अनुसार सुरक्षा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निजी चिकित्सालयों में निर्देश उन्होंने किया और जिन निजी चिकित्सालयों में यदि कहीं पर संक्रमण फैला है तो उसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, ऐसे निजी चिकित्सालयों में जो है प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। मेडिकल इन्फेक्शन से बचाव पर विशेष सावधानी बरती जाए, यह निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पुनः इस बात की समीक्षा की गई कि आइसोलेशन बेड पर रोगी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और प्रत्येक 10 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा हो। L1, L2, L3 श्रेणी के चिकित्सालय जो है, अस्पताल जो है, उनकी संसाधन और मजबूत करने और टेस्टिंग लैब के संसाधन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड, ये नया नाम आ गया है। जो मुख्यमंत्री जी का कोष है उसका नाम है मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड। इसमें जो है फंड की धनराशि तुरंत देने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, शासन के नियमों के अनुरूप अप्रभावित जनपदों में औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति का भी निर्देश दिया है। मुझे ये बताना है कि आज 6,980 औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हैं और इनमें 1,25,000 श्रमिक कार्य कर रहा है। 6,980 industries are working in the state with a total strength of laborers जो रहेंगे उसमें 1.25 lakhs। उन्होंने आज इस बात की भी समीक्षा की कि ईंट भट्ठों का संचालन प्रदेश में
लेबर की व्यवस्था को देखते हुए और विद इन दी कैंपस ईंट भट्टा है, आदेश दिया ही था। आज 12,027 ईंट भट्टे प्रदेश में कार्यरत हैं और लगभग 12 से 15 लाख श्रमिक ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। 12,027 brick kilns are working in the state and they involve at least 12 to 15 lakh workers, laborers within the brick kilns. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी समीक्षा की गई चीनी मिलों के संदर्भ में, तो मुझे बताकर खुशी है कि 119 चीनी मिल जो चली हैं, जिनमें अब भी 96 लगभग चीनी मिल चल रही हैं। जहां जहां गन्ना पेराई पूरी हो गई थी वो पूरा हो गया है, जहां गन्ना पेराई पूरी नहीं हुई पूरे करने की कार्रवाई भी की जा रही है। 119 चीनी मिलों में 60,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और चीनी मिल में पेराई सत्र के बाद भी उनके श्रमिक कार्य करते रहते हैं, चूंकि पूरी मशीनरी को सफाई और उसकी व्यवस्था करनी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इस बात की भी समीक्षा की गई कि औद्योगिक इकाइयों के कच्चे माल तथा फिनिश प्रोडक्ट की ढुलाई में कोई वाहन और ट्रक के आवागमन में रोक ना हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जिन जगहों से अगर हॉटस्पॉट नहीं है, जनपद से अनुमति है, तो एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई के एक्सपोर्ट के लिए अगर माल जाना है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए और एमएसएमई के एक्सपोर्ट के जो माल वाले हैं उनका एक्सपोर्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। फिनिश प्रोडक्ट ले जाने की और कच्चा माल ले जाने की कोई भी जो है समस्या नहीं होनी चाहिए, बनस्पत इसके कि इन वाहनों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति ना हो। तो ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी औद्योगिक इकाइयों का संचालन होगा, जिन जनपदों में हॉटस्पॉट्स हैं, जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने अनुमति नहीं दी है, उनको छोड़कर जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उनके अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी उद्योग विभाग ने बताया है कि सोशल मीडिया पर कहीं गलत खबर यह चलाई गई कि औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा नहीं है। औद्योगिक इकाई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, भारत सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करें और हम एनकरेज करेंगे कि जिन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक इकाई चलाई जा सकती है, जहां अनुमति है, वहां वो चले और वहां कामगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराएं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज खाद्यान्न वितरण में एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया है। 3 करोड़ 50 लाख कार्ड्स में से 3 करोड़ 6 लाख राशन कार्ड्स पर वितरण भी हो गया है। 3 करोड़ 50 लाख कार्ड से 3 करोड़ 6 लाख कार्ड्स में वितरण हो गया है और साथ साथ नए राशन कार्ड, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, 2.5 लाख नए राशन कार्ड भी बना दिए गए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराना और इतने कम समय में कराना, ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश का किसान खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से पूरे अभियान में किसानों और किसानों की व्यवस्था, फसलों की बुआई, फसलों की जो है कटाई, बीज खाद का मूवमेंट, किसानों के लिए मशीन, जो वहां पर मशीनें फसलों की कटाई के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी मशीनों की अनुमति लगातार दी गई है और आज 77% गेहूं की कटाई पूरे प्रदेश में हो गई है। आज गन्ने की कटाई लगभग पूरी हो गई और ये पहली बार है कि प्रदेश में गेहूं और गन्ने की कटाई पर लेबर की कमी नहीं हुई है, क्योंकि जो लेबर हमारे प्रदेश में वापस आई थी होम क्वारंटाइन के बाद, उनका उपयोग जनपद में गांव स्तर पर किया गया है और पूरे प्रदेश में कहीं भी गेहूं की कटाई में, गन्ने की कटाई में लेबर की समस्या नहीं आई है। एक नया उपलब्धि और हुई है, पूरे प्रदेश में 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और इस 30 लाख क्विंटल में 62%
गेहूं जो है डोर स्टेप पे खरीदा गया है, यानी मंडी के बाहर खरीदा गया है। तो जो एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि विभाग को दिया गया था कि डोर स्टेप डिलीवरी हो, जिससे कि मंडी पर भीड़ का दबाव कम हो, वो अनुपालन हुआ है और 62% गेहूं की खरीद डोर स्टेप पर गांव में प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से काफी हद तक जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का जो है उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि आगे भी वो उसको करते रहेंगे। अन्य प्रदेशों के, अन्य राज्यों के लोग जो हमारे जनपद में फंसे हैं, उनको व्यवस्थित रूप से जनपद पर जिला प्रशासन व्यवस्थित करे और साथ साथ जो हमारे प्रदेश के बाहर के जनपदों, बाहर के प्रदेशों में है, उनकी भी व्यवस्था उनके नोडल अधिकारियों के माध्यम से हो, यह निर्देश है। इनका भी आज समीक्षा की गई। बहुत जल्दी रमजान का महीना शुरू हो रहा है, इस पर भी जो है लोग घर पर रहे, यह अपील सभी धर्म गुरुओं ने की है। उनको कोई रमजान में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं और किसी भी समय शहरी में या इफ्तार में कोई भीड़ भी ना हो, यह सुनिश्चित की जाए, यह अपील की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने शेल्टर होम्स में भेजे गए लोग तथा कोटा से जो वापस आए हैं बच्चे, उनको होम क्वारंटाइन पर भेजने पर 1076 से प्रत्येक बच्चे को, कोटा के प्रत्येक बच्चे को जिसका टेलीफोन नंबर था, फोन किया गया है कि वो एहतियात रखें, होम क्वारंटाइन में रहे। उनका कुशल क्षेम पूछा गया है और वो स्वयं भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं भी ऐसे जो बच्चे आए हैं उनका कुशल क्षेम जो है फोन करके उनसे पूछेंगे। सचिवालय कर्मियों को एक छोटा हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि आज के हाइलाइट्स ये हैं कि 10 जनपद कोरोना मुक्त हो गए हैं। आज का हाईलाइट यह है कि उद्योगों में जो है तेजी लाई गई है, जहां जहां अनुमति थी उद्योग चालू किए गए हैं। आज का हाईलाइट यह है कि 77% गेहूं की फसल की कटाई हो गई है। आज का हाईलाइट यह है कि 62% किसानों के डोर स्टेप पर गेहूं की खरीद की गई है। हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि कुछ जगहों पर पास की व्यवस्था लागू की गई है, उस व्यवस्था का पालन बहुत करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। तो किसी भी रूप में जो है कोरोना से हम बचाव कर सके, ये बहुत जरूरी है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज एक बड़ी धनराशि पंचायती राज विभाग ने 53 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि आदरणीय पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब, उनके प्रमुख सचिव मनोज कुमार साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है सुबह, और हम चाहेंगे कि इसका भी जो है व्यापक प्रचार हो, क्योंकि प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक जो है पंचायती राज विभाग के यूनिट से ये धनराशि इकट्ठा करके दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस धनराशि को प्राप्त करने पर जो है उन्होंने इसका जो है इसको बहुत पॉजिटिवली इसकी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि इस धनराशि से जो फंड मिलेगा उससे टेस्टिंग का, L1, L2, L3 अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, PPE किट्स, मास्क और वेंटिलेटर्स आदि की व्यवस्था की जाएगी। ये काफी बड़ी धनराशि आज जो है 53 करोड़ 20 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस के कुल प्रकरण 53 जनपदों से 53 डिस्ट्रिक्ट से 1412 आए हैं, 1412। इनमें से 165 लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 21 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में इस समय 1226 एक्टिव केसेस हैं। ये जो 53 जिले थे जी, 1226 एक्टिव केसेस हैं और ये जो एक्टिव केसेस हैं, जो कुल 53 जिले हुए थे संक्रमित,
उनमें से एक्टिव केसेस केवल 43 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। 10 जिले संक्रमण के बाद उनके जो पेशेंट्स थे वो पूरी तरह स्वस्थ होकर वो डिस्चार्ज हो चुके, उनके यहाँ एक्टिव केस कोई भी नहीं है। और ये 10 जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी। इनमें अब इस समय एक्टिव केस कोई नहीं है, पर इनको ये बताया गया है कि इनको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वायरस जो है बहुत ही ट्रिकी है और किसी भी समय फिर से आ सकता है। तो इनको लगातार अपनी सैंपलिंग करते रहनी है और सैंपलिंग करके ये इंश्योर करना है कि इन्फेक्शन फिर से ना आए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महाराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी। पूल टेस्टिंग का काम लगातार चल रहा है और पूल टेस्टिंग आपको ध्यान है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही प्रारंभ हुआ था और जो केजीएमयू लखनऊ में उसने इसको शुरू किया था। अब इस समय पूल टेस्टिंग मेरठ के मेडिकल कॉलेज में और इटावा में वहां भी प्रारंभ हो गई। कल 200 सैंपल्स की पूल टेस्टिंग लखनऊ में की गई केजीएमयू में, 200 सैंपल की पूल टेस्टिंग मेरठ में की गई मेरठ मेडिकल कॉलेज में, और 180 सैंपल की पूल टेस्टिंग इटावा में की गई। बहुत ही जल्दी अब प्रयागराज और झांसी के मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग प्रारंभ होने वाली है। जो हमारे 3 टियर स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है हमारा ट्रीटमेंट का, L1, L2, L3, इन सभी के सारे स्टाफ की ट्रेनिंग की जा चुकी है। सभी ट्रेंड हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, डॉक्टर से लेकर के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज, स्वीपर्स, सबकी ट्रेनिंग हुई है। और अधिकांश जगह जहां भी हमारे केसेस आए हैं वहां पर L1 में या L2 पर या मेडिकल कॉलेजेस जो हैं हमारे L3 के, उनमें भी पेशेंट्स की लगातार चिकित्सा की व्यवस्था चल रही है। जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी जूम के प्लेटफॉर्म पर 3 राउंड ट्रेनिंग करवाई गई इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल पर, और जिसमें कि 2500 से ज्यादा नोड्स पर इस ट्रेनिंग को प्राप्त किया गया 3 राउंड में। नहीं, संख्या बताना इसलिए संभव नहीं है कि एक नोड पर कितने लोग बैठे थे, वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन 2500 से ज्यादा नोड्स पर ट्रेनिंग प्राप्त की गई, तो ये नंबर बहुत ज्यादा होगा। इससे हमने ये अनुरोध किया है प्राइवेट सेक्टर से भी और सरकारी चिकित्सालयों, राजकीय महाविद्यालयों से भी कि आप जो भी आप ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहे हैं उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उपलब्ध कराएं, जिससे कि इन्फेक्शन की संभावना न रहे। जो हमारा जो सेकंड जो पहला एक आया था, सबसे बड़ा चंक हमारे जो इन्फेक्शन का आया था, वो तबलीगी जमात और उससे जुड़े हुए जो लोग थे उनका आया। उसके बाद जो सेकंड चंक है वो जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जहां भी कोई इन्फेक्शन हुआ वहां से हमने देखा कि उससे बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं। तो इसीलिए उनको ये लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो पूरे ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ और प्रॉपर डिसइंफेक्शन परिसर का करने के बाद जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है उसके साथ ही इस काम को करें, लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहां से न फैले। हम आपके माध्यम से पुनः जो डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, जो पूरी मेडिकल की टीम, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की हो, चाहे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके हो, या जो और भी जो लोग इस फ्रेटर्निटी के हैं जो इसमें कोविड के खिलाफ जंग में लगे हुए हैं, उनको हम आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं। उनके हार्ड वर्क की हम प्रशंसा करते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरे विभाग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिनका हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, पंचायती राज हो, और भी जो भी विभाग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, उन सबके सभी कर्मचारी के, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या नीचे तक के कर्मचारी हो, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं। और अंत में हम आपके माध्यम से फिर से ये रिपीट करना चाहते हैं कि इस
जो ये बीमारी है, संक्रमण है, इसका वर्तमान में न तो कोई हमारे पास वैक्सीन है, न ही हमारे पास कोई दवा है। इसलिए इससे बचाव ही सबसे कारगर तरीका है। और इससे बचाव के लिए जो साबुन पानी से हैंड वॉश करना है, बार बार 20 सेकंड से ज्यादा हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जब भी आप कहीं जाएं तो कम से कम 1 मीटर से अधिक दूरी पर रहें, अपने फेस को कवर करें। अगर आप फेस को कवर करते हैं तो आपका बचाव होगा, अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरों का बचाव भी करेंगे, क्योंकि जो मुंह से और इससे नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसी के माध्यम से इन्फेक्शन फैलता है। तो अगर हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, फेस कवर करेगा, तो ये इन्फेक्शन बहुत ही कमजोर हो जाएगा, बहुत ही कम इसका प्रसार होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने फेस को कवर करें और साथ ही आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो, आप इस बीमारी को इससे आपका शरीर लड़ सके, इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को और जिनको भी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या मान लीजिए उनको हार्ट की कोई कंडीशन है, इन लोगों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। और जो आपके माध्यम से हम बार बार बता रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 60% प्लस हैं, उनका प्रतिशत जो संक्रमित लोग हुए हैं उसमें उनका प्रतिशत 8.3% है केवल। इसमें भी अगर हम पुरुष और महिला देखें बुजुर्गों में, तो 7.28% पुरुष हैं और 1.06% महिलाएं हैं। ऐसे ही अगर हम बच्चों का देखें, 0 to 20 वाला एज ग्रुप देखें, तो इसमें कुल जो इन्फेक्टेड का परसेंटेज है टोटल का, वो 19.51% है। इसमें से जो लड़के हैं उनका परसेंटेज 15.48 है। 15.48 बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं 0 से 20 के एज ग्रुप में, और 4.03% बच्चियां इन्फेक्टेड हैं। 21 से 40 के एज ग्रुप में जो पुरुष हैं उनका प्रतिशत 37.03 है, और जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत 10.46 है। इस प्रकार कुल इस एज ग्रुप में 21 से 40 वाले में 47.49% इन्फेक्टेड हैं। जो टोटल का इन्फेक्शन का परसेंटेज है वो 47.49% है। और 41 से 60 का जो एज ग्रुप है, 41 to 60 का एज ग्रुप, इसमें पुरुष 19.01% है जो इन्फेक्टेड का टोटल का परसेंटेज है, और महिलाएं 5.65%, कुल 24.66%। अगर हम केवल पुरुष और महिलाओं की बात करें तो पुरुष 78.80% जो इन्फेक्शन है उसका कुल परसेंटेज जो पुरुष का है वो 78.80% और महिलाओं का 21.20%। तो आपके माध्यम से हम यही अनुरोध करेंगे सभी लोगों से कि इस बीमारी से घबराना नहीं है, इससे बचाव ही सबसे कारगर तरीका है। और बचाव के लिए जो तरीके हमने आपसे बार बार हमने जिक्र किया है उसको करिए, हाथ साबुन पानी से धोइए, अपने फेस को कवर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और साथ ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल अलग रखिए, बचाइए, उनको संक्रमण बिल्कुल न होने पाए और जो बीमार है उनको भी न होने पाए। धन्यवाद। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। तमाम जिलों के बारे में जानकारी दी गई, कौन कौन जिले हॉटस्पॉट हैं और किन किन जिले हैं, कौन कौन से जिले वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो अब तक राहत की बात यह है कि यूपी के अंदर 10 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, लेकिन यूपी के अंदर जो टोटल मरीजों की संख्या है वो 1412 हो गई है, जिसमें से 165 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अब तक एक्टिव केसों की बात की जाए तो वो 1226 हैं। लगातार यूपी सरकार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो बातें साझा की जाती हैं कि अब कैसी स्थिति है। प्रमुख स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी के द्वारा तमाम बातें साझा की जाती हैं। और इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे होगी श्रद्धांजलि सभा।
आपको बता दें सीएम के पिता को श्रद्धांजलि देंगे सभी मंत्री। कैबिनेट और राज्य मंत्री होंगे शामिल, क्योंकि बीते 2 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिताजी का देहांत हो गया था और उसी के चलते शाम 5 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसमें तमाम मंत्री जो है शामिल होंगे जो श्रद्धांजलि देंगे। आज शाम 5 बजे ये श्रद्धांजलि सभा होगी और सीएम के पिता को श्रद्धांजलि देंगे सभी मंत्री। कैबिनेट और राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको यूपी की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम आवास पर श्रद्धांजलि देंगे सभी मंत्री। आज शाम 5 बजे ये श्रद्धांजलि देंगे सभी मंत्री। सीएम के पिता को श्रद्धांजलि देंगे सभी मंत्री। एक और बड़ी खबर आपको यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ सदर में पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव किया है। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस से झड़प हुई है। पुलिस के रोकने पर लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है और पथराव के बीच एक सिपाही भी घायल हुआ है। हमला करने वाले उपद्रवी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कैंट थाना क्षेत्र में ये पुलिस पर पथराव किया है। तो लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर ये पथराव की घटना सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस समय सख्त है, लोगों से लगातार अपील कर रहा है। लगातार सरकारें भी अपील कर रही हैं कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, लेकिन ऐसे में जो उपद्रवी हैं वो लगातार इस बात को उनका कहना नहीं मान रहे हैं, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है और लगातार वो लोग जो हैं इसका उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसे में जब